हेलो एवरीवन, मैं एलन ब्रूस आपका स्वागत करता हूं एबी प्रैक मैथ चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स सेक्शन 25 मार्क्स के ऐसे दो पेपर सॉल्व। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल, द इमेज फाउंड बाय अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज रियल एंड ऑफ मैग्निफिकेशन -1। चलिए यहीं पे मैं थोड़ा ब्रेक लगा रहा हूं, आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूं। ठीक है, जो वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए उनके बारे में अपन बात करना शुरू कर देते हैं। इमेज, ठीक है, तो इमेज होते हैं दो टाइप के, रियल एंड वर्चुअल। ठीक है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, तो मिरर दो टाइप के, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, फोकल लेंथ। ठीक है, चलिए इस पे बात करते हैं। तो याद रखना है आपको, कहीं पे भी आपको कॉन्वेक्स वर्ड मिल जाए तो एफ इज पॉजिटिव, फिर वो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। कहीं पे भी आपको मिल जाए कॉनकेव वर्ड तो एफ होगा नेगेटिव। ठीक है, फिर चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ नेगेटिव। ठीक है, ये याद रखना है आपको। वैसे ही एफ के बारे में बात करते हैं। आपको याद रखना है, एफ का साइन तो हमने बता दिया, फॉर्मूले से ये रेडियस का आधा होता है ना, r/2 होता है। ठीक है, फिर आगे जाके यहाँ पे वर्ड दिखाई दे रहा है हमें रियल एंड वर्चुअल। ठीक है ना, वहाँ रियल लिखा है, मैं आपको दो टाइप के इमेजेस बता रहा हूँ, रियल एंड वर्चुअल, और फिर वहाँ पे मैग्निफिकेशन लिखा है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का साइन भी आप जज कर पाते हैं और ये बता पाते हैं कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। ठीक है, तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO, मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा होता है ऑब्जेक्ट, है ना। और साइन कन्वेंशन, चलिए साइन कन्वेंशन इधर साइड में बता देते हैं, है ना। साइन कन्वेंशन आपको पता होगा। ठीक है, अगर ये आपका पोल है या ऑप्टिकल सेंटर है तो आपको पता है ऊपर की चीज़ें पॉजिटिव, नीचे सब नेगेटिव। इन फ्रंट ऑफ मिरर या इन फ्रंट ऑफ लेंस इधर सब कुछ नेगेटिव और इधर सब कुछ पॉजिटिव, है ना। इतना आपको ध्यान रखना है ना। इन फ्रंट ऑफ मिरर या लेंस सब कुछ पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, और बिहाइंड द लेंस, है ना, या फिर बिहाइंड द मिरर सब कुछ पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसके हिसाब से, इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपको ये पता होता है कि कब एक रियल इमेज हो रहा है और कब एक वर्चुअल इमेज हो रहा है। तो चलिए उस पर बात करते हैं। तो HO क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है, M का साइन सिर्फ और सिर्फ HI पे डिपेंड करता है। M का साइन सिर्फ और सिर्फ HI पे डिपेंड करता है। अब अगर रियल इमेज है तो आपको पता है रियल वर्ड के साथ हमेशा कौन आता है? रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसा होगा, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो इन्वर्टेड इमेज हमेशा उल्टा होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता है। इन्वर्टेड कौन होता है? तो रियल इमेज होता है, रियल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं। इसका मतलब अगर रियल इमेज है तो HI का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसीलिए हम कहते हैं M का साइन इज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर ये रियल वर्ड नहीं भी लिखता तो भी ये मैग्निफिकेशन वाले वैल्यू से आपको समझ आ जाता कि ये तो रियल इमेज है। ठीक है, वहीं M का साइन पॉजिटिव होता है फॉर वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज वापस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन जाता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन जाता है। ठीक है, इस वजह से वो क्या होता है, HI की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो M का साइन पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये फंडा अब आप इस क्वेश्चन के लिए यूज करें, इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो कॉनकेव मिरर आपने बोल दिया, कॉनकेव मिरर, ये लो कॉनकेव मिरर आपने बना दिया। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें क्या बोला गया है कि अगर मैग्निफिकेशन है -1 का, तो मैग्निफिकेशन अभी हमने देखा क्या होता है, HI/HO। माइनस साइन का मतलब है कि इन्वर्टेड इमेज है ना। 1 का मतलब है कि HI और HO दोनों की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है। HI और HO सेम का मतलब क्या, कि सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वैसा ही साइज ऑफ इमेज मिल रहा है। ये कब होता है कॉनकेव मिरर में? जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज भी बनता है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम साइज का, सेम दूरी पे।
तो अब अगर आपको पूछ दिया है इन दिस केस द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स ओन इमेज, एक ऑब्जेक्ट अपने इमेज से कितने दूर है, तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों तो एक ही जगह है, तो उनके बीच की दूरी कितनी है, 0 है, 0 गुड क्वेश्चन है ना। तो ये एक अच्छा सवाल है और जितना कुछ भी इसमें रिकैप हो सकता था हमने वो भी कर दिया है। ठीक है, 2-3 बातें और बताता हूं इसमें जो कॉन्सेप्चुअली आपको पूछा जा सकता है। जैसे इस टाइप का केस, एक स्टेटमेंट दे दिया है कि आप अर्थ पे हैं, है ना, अर्थ पे एक कॉनकेव मिरर आपने पकड़ा है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, है ना। तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए कॉनकेव मिरर है, तो मैं वर्ड्स में 15 बोल रहा हूँ, नोट आप क्या करेंगे -15 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान रखना। तो 15 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, आप देखना चाहते हैं चांद, है ना, चांद छुपा बादल में, लेकिन बादल हटेगा तो चांद दिखेगा मिरर में, ठीक है। तो अर्थ से चांद की दूरी कितनी होगी, बहुत ज़्यादा होगी, है ना, लाखों में है मान लेते हैं, ठीक है। तो कुछ लाख मीटर्स, और यहाँ पे फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। और आपको अगर पूछ दे कि बताइए इस मिरर से आपने चांद देखा, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना, फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, अगर ऐसा पूछ दे तो क्या आप मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पे वैल्यू सेंटीमीटर में है, ये वैल्यू सेंटीमीटर में है, ये वैल्यू लाखों में है, क्या ये लगा के आप f निकालेंगे, ओह क्या बोल रहा हूँ मैं, v निकालेंगे, नहीं। ऐसे केस में आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि अगर आप अर्थ पे कॉनकेव मिरर लेके खड़े हैं तो उस केस में जो चांद है, चांद मिरर से कितना दूर है, तो ये बन जाता है फर्स्ट केस कि चांद कैसा है, इनफाइनाइट दूरी पर है, इन्फिनिटी पर है। और जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनता है, एट प्रिंसिपल फोकस। मतलब कि आपको ये कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, v की वैल्यू भी कितनी आएगी, जितना उस मिरर का फोकल लेंथ है, मतलब 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सॉल्व करने नहीं लग जाना है, बहुत से बच्चे सॉल्व करने लग जाते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा रिकॉल करते हुए लेंस फॉर्मूला भी यहाँ लिख देता हूँ, है ना, ध्यान रखना है, ये मिरर फॉर्मूला है, ये लेंस फॉर्मूला है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO जो दोनों जगह होता है, लेकिन यहाँ पे साथ में आ जाता है -v/u और यहाँ आ जाता है v/u, इतना चेंज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं। दूसरे सवाल में क्या पूछा गया है, दूसरा सवाल लीस्ट काउंट के ऊपर है, अगेन अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो लीस्ट काउंट देखिए क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट का मतलब है कि सबसे मिनिमम वो क्या वैल्यू मेजर कर सकता है, सबसे मिनिमम, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको देखना होता है पहली रीडिंग क्या दी है और कितने सब डिविजन्स है, और दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए। तो 1.5 डिवाइड बाय कितने डिविजन्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन है। तो 1.5 डिवाइड बाय 10 किया, आंसर आ गया 0.15 वोल्ट। ये है मेरा लीस्ट काउंट। कौन कौन से ऑप्शन में है, ए और सी में है, बी और डी तो पहले ही रिजेक्ट हो गए, ठीक है। अब बताना है आपको क्या, रीडिंग। तो रीडिंग देखिए कहाँ पे, सेकंड पे, तो यहाँ और ये मतलब 0.15 फिर 0.15 मिलके कितने हो गए, 0.3। तो 1.5 में 0.3 ऐड कर देते हैं, है ना, 1.5 ये लिखा हुआ है, इसमें 0.3 ऐड कर दिया, आ गया 1.8 वोल्ट। तो ये है लीस्ट काउंट, ये है रीडिंग, कहाँ है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी मेरा जवाब हो गया, ठीक है। तो लीस्ट काउंट का ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट का सवाल है, यहाँ से 2 क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ। वोल्ट मीटर में पूछा जाए अगर कि आइडियली उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आइडियली उसका रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, ठीक है, वेरी लार्ज या वेरी हाई, ठीक है, इनफाइनाइट ही लिख दीजिए, आइडियली वो होता है, ठीक है। कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो रेजिस्टर्स के साथ आपस में पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, रेजिस्टर्स के साथ आपस में पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। इसी के अपोजिट एमीटर, तो एमीटर का रेजिस्टेंस आइडियली 0 होना चाहिए, ठीक है,
और उसे कनेक्ट किया जाता है रेजिस्टर्स के साथ सीरीज में, ठीक है, रेजिस्टर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए असर्शन रीजन में आते हैं। असर्शन में लिखा है व्हेन सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आई लेंस थिन हो जाएगा। गलत, यही गलत हो गया ये, है ना। अगर आपके पास एक आई लेंस है, सिलियरी मसल्स ऊपर नीचे से अगर मान लेते हैं इसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये थिक हो जाएगा, ये थिन थोड़ी होगा, थिक हो जाएगा। इसका मतलब असर्शन गलत है। और जब भी असर्शन फॉल्स होता है रीजन ट्रू ही होता है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सिलियरी मसल्स कंट्रोल द पावर ऑफ आई लेंस, यस बिल्कुल सही जवाब है ना। ओके, पावर से याद आया, पावर का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, 1 बाय फोकल लेंथ। जब आप फोकल लेंथ मीटर में लिख रहे हैं और अगर आपको सेंटीमीटर में रखना है तो 100 बाय एफ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। तो हमको दिख रहा है कि जैसे ही सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो लेंस थिक हो जाएगा, थिक हो जाएगा तो उसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगा तो पावर बढ़ जाएगा, पावर बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ क्या लिखा है कि सिलियरी मसल्स पावर को कंट्रोल करते हैं, है ना। देखिए पूरा ध्यान रखिएगा, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, लेंस हुआ थिक, थिक हुआ तो फोकल लेंथ हुआ कम, फोकल लेंथ हुआ कम तो पावर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये हैं एक दूसरे के इनवर्स, रेसिप्रोकल है ना। तो फोकल लेंथ हुआ कम, पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। वहीं इसका उल्टा करें कि अगर लेंस थिक से थिन हो गया तो फोकल लेंथ बढ़ गया है, फोकल लेंथ बढ़ गया है तो पावर कम हो गया है, ठीक है, क्लियर है क्लियर है। तो आगे बढ़ा जाए, चलिए क्या है आगे, 4th and 5th क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 2 marks. An electric oven is designed to work on the mains voltage of 220 volt. This oven consumes 11 units, 11 units. तो चलिए पहला काम यहीं शुरू करते हैं। एक यूनिट का मतलब होता है एक kWh, तो 11 यूनिट का क्या मतलब हुआ, 11 kWh, है ना। और ये क्या चीज की वैल्यू है, ये एनर्जी की वैल्यू है, मतलब ये E की वैल्यू है। आपको पहला सवाल क्या पूछा है, पावर बताइए, पावर रेटिंग बताइए। तो फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी के जगह लिख दिया 11, किलो के जगह लिख दिया 1000 और साथ में वॉट आर आ गया। टाइम तो कितने घंटे के लिए, 5 घंटे, तो आपने लिख दिया 5 आवर्स। कन्वर्जन कुछ करना नहीं है क्योंकि ऊपर भी आर दिख रहा है नीचे भी आर दिख रहा है, ये कैंसिल हो गया। इसे काट दीजिए 200 टाइम्स, तो आपका पावर कितना आ गया 2200 वॉट या फिर 2.2 किलोवाट। ये आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका पहला आंसर हो गया, इसके लिए आपको 1 नंबर मिल गए। दूसरा पूछा है करंट बताइए और रेजिस्टेंस भी बता दीजिए। तो आप बोलेंगे ठीक है भाई, पावर का एक और फॉर्मूला होता है VI, यहाँ रख देते हैं, है ना। तो पावर के जगह आपने रख दिया 2200, वोल्टेज आपको 220 दिया है, तो यहाँ से I निकाल लीजिए, दिख रहा है ये कट जाएगा, I की वैल्यू आएगी 10, तो करंट हो गया 10 एम्पियर। ये आपका अगला आंसर हो गया। फिर क्या पूछा है रेजिस्टेंस, तो आप ओम्स लॉ लगा लीजिए, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो R क्या हो गया V बाय I, तो सीधा R की वैल्यू बता देते हैं, V है 220, I है 10, तो क्या आ गया 22 ओम आ गया, 22 ओम आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट, है ना, 2 मार्क आपको यहाँ पे मिल गए। चलिए 5th क्वेश्चन, अगेन 2 मार्क्स, है ना ये 25 मार्क हमने उस पैटर्न में ही बनाया है जैसे आपका सैंपल पेपर आया है इस बार। तो बोला है नेम द फिनोमेना ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट विजिबल व्हेन इट एंटर्स अ स्मोक और डस्ट फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल। तो ये आपने 9th में केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, क्या है वो फिनोमेना, इट इज टिंडल इफेक्ट, है ना, दिस इज टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। क्योंकि सिर्फ नेम द फिनोमेना बोला है तो हम और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। और
आप और क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही होती है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है ना। टिंडल इफेक्ट प्रोड्यूसिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बोला है ऑल्सो स्टेट द डिपेंडेंस ऑफ द कलर ऑफ द लाइट वी रिसीव ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच द लाइट पासेस। अब देखिए ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही एक्सटेंडेड सवाल हो गया, ठीक है। यहाँ आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है कि स्कैटरिंग होती है जब भी लाइट किससे टकराए, डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल से टकराए, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, वाइट लाइट 7 रंगों से बनी है ना, विबग्योर जो आप जानते हैं, वॉयलेट से लेकर रेड तक, है ना। हर एक कलर का वेवलेंथ अलग है, वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या बताता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो छोटे वेवलेंथ को ज़्यादा स्कैटर करते हैं। इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा स्कैटर होने वाला कलर है वो कौन है, वो है ब्लू, ठीक है। वॉयलेट है लेकिन हमारी आंखें सबसे ज़्यादा इजीली परसीव कर पाती हैं ब्लू को, ठीक है। तो स्मॉल साइज पार्टिकल्स, स्मॉल साइज पार्टिकल्स स्कैटर स्मॉलर वेवलेंथ, मतलब कि ब्लू, ठीक है। वहीं थोड़े से बड़े पार्टिकल्स, लार्ज साइज पार्टिकल्स, ये स्कैटर किसे करेंगे, ये करेंगे स्कैटर आपके लॉन्गर वेवलेंथ जो कि हो गया रेड, ठीक है। आप इसमें एक और एडिशन कर सकते हैं कि इफ द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर लार्ज इनफ, और ज्यादा बड़े हो गए पार्टिकल्स का साइज, तो फिर सारे के सारे कलर क्या हो जाते हैं, सारे के सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं। और जब सारे स्कैटर होते हैं तो वापस मिलके कौन सा कलर दिखाई देगा, वाइट दिखाई देगा, है ना। तो वो भी आप लिख सकते हैं, अगर लार्ज इनफ है, लार्ज इनफ है तो दे स्कैटर ऑल प्रोड्यूसिंग व्हाइट लाइट, ठीक है। तो वो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। सारे के सारे कलर अगर स्कैटर हो गए तो क्या प्रोड्यूस कर देंगे, व्हाइट लाइट प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। सॉरी, चलिए ये हो गया डन। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और इसे जूम किया जाए। चलिए 8th क्वेश्चन तक कर देते हैं, ये हो गया। चलिए तो 2 मार्क्स क्वेश्चन खत्म, अब आ गया है 3 मार्कर सवाल, ठीक है। चलिए पहला, राइट द रिलेशन बिटवीन resistance and electrical resistivity of a material of conductor in the shape of cylinder of length L and area of cross section A, hence derive the SI unit of electrical resistivity, ठीक है। तो आपको पता है रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है, तो वो होता है रो एल बाय ए, यही होता है ना, रो एल बाय ए होता है, ठीक है। और यहीं से आपको क्या डिराइव करना है, आपको एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी करनी है। तो उस पे जाने से पहले मैं आपको यहीं पे कुछ चीज़ें बता देता हूं, है ना, इससे रिलेटेड भी जो एक्स्ट्रा सवाल हो सकते हैं। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, एक तो अच्छे से आप नाम पढ़िएगा, क्वेश्चन में ओवरलुक मत कीजिएगा, है ना। पढ़ रहे हैं कुछ और समझ रहे हैं कुछ, ठीक है। रेजिस्टेंस अलग बात है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग बात है, ठीक है। हम रो को ही रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहकर बुलाते हैं, ठीक है। अगर आपको पूछे रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल एंड टेम्परेचर। चारों बातें पे डिपेंड करता है कौन, रेजिस्टेंस। बार बार मैं स्ट्रेस देके बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस, ठीक है। वहीं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये डिपेंड करता है 2 बातों पे, मटेरियल और टेम्परेचर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता, है ना, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्लियर। तो चलिए यहां से हम रो का एसआई यूनिट निकालते हैं, तो R इंटू ए हो गया,
हेलो हेलो हेलो। चलो भाई, अच्छा, मेरे ख्याल से हमने सही समय पर ध्यान दे दिया कि माइक डिस्चार्ज हो चुका है। हाँ, ओके। चलिए, आई गेस कैलकुलेशन तो सब मैंने लिखा ही है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक चीज़ जो मैं लास्ट में बता रहा था वो ये था कि इसमें 20 × 4 80 आएगा, लेकिन आप 80 ना लिखें, 8 × 10⁻⁻6 लिखें। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड तरीका वही है लिखने का, ठीक है। स्टैंडर्ड तरीका होता है हमेशा कि आप एक डिजिट के बाद बाकी चीज़ों को 10 के पावर में शिफ्ट कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट हाउ वुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, अब ध्यान से पढ़िए, ये सवाल बहुत अच्छा है, ये 1 मार्क का है लेकिन बहुत अच्छा है। स्टेट हाउ वुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, मतलब रो की बात कर रहा है। हाउ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बी अफेक्टेड इफ वायर इज स्ट्रेच्ड, बहुत अच्छा सवाल, स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि ये क्यों अच्छा सवाल है। फिलहाल पहले आंसर बता देता हूं। आंसर आएगा नो चेंज। अभी हमने बोला था रेजिस्टेंस है जिसको फर्क पड़ता है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, लेकिन रेजिस्टिविटी को नहीं, उसे सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। मतलब कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी में कोई इफेक्ट आएगा क्या अगर वायर को आपने डबल कर दिया है खींच के? नहीं आएगा। तो आंसर है नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, अब क्यों ये अच्छा सवाल है और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे दी है उससे क्या क्या आपको आगे ध्यान रखना है वो ये कि अगर आपको वर्ड्स ऐसे मिले कि लेंथ इज मेड डबल, लेंथ को सिर्फ डबल कर दिया गया है, लेंथ को ट्रिपल कर दिया गया है, लेंथ को आधा कर दिया गया है, ऐसे वर्ड्स, ठीक है, तो उन केसेस में एरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लेंथ में कोई चेंज कर रहे हैं तो एरिया में कोई फर्क नहीं आता, और अगर आप एरिया में कोई चेंज कर रहे हैं तो लेंथ में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन जब ऐसा वर्ड आ जाता है स्ट्रेच, कि किसी चीज को खींच के बड़ा किया जा रहा है ना, तो जब भी आप किसी चीज को खींच के बड़ा करते हैं तो उसका एरिया अपने आप कम हो जाता है। तो अगर आपने लेंथ को किया डबल तो एरिया हो जाएगा आधा, अगर आपने लेंथ को किया डबल एरिया हो जाएगा आधा। ये अब आपको याद रखना है, ठीक है। तो इससे किसको फर्क पड़ेगा? इससे फर्क पड़ेगा आर को, रेजिस्टेंस को। रेजिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टिविटी को सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर से फर्क पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। सो ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। जस्टिफाई और आंसर में आपको यही लिखना है कि रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, इसीलिए उसको लेंथ में चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ये, है ना। चलिए अगले सवाल पे जाते हैं, 3 नंबर के लिए। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर 2 पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स कैरिंग द करंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन। एक में करंट नीचे जा रहा है, एक में करंट ऊपर जा रहा है, और आपको मिड पॉइंट पे बताना है, ठीक है। पहले तो ड्रॉ भी करना और फिर मिड पॉइंट्स पे क्या हो रहा होगा ये भी दिखाना है, ठीक है। तो इजी है, ठीक है। क्या यूज होगा? राइट हैंड थंब रूल। तो पहले राइट हैंड थंब रूल को हम स्टेटमेंट के फॉर्म में बता देते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? इफ वी कैरी अ कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, if the thumb points in the direction of the current, then the wrap or curl of our fingers give the direction of magnetic field lines। ठीक है, अगर ये कंडक्टर है, if we carry this in our right hand, if the thumb is pointing in the direction of current, then the curl, है ना, wrap of fingers give the direction of magnetic field lines। तो देखिए यहाँ करंट नीचे जा रहा है, तो ये हमने पकड़ा अपना पेन, हमने किया नीचे, थंब को हमें दिख रहा है कि ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, हमने ऊपर से देखा ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हमने बना दिया ये 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, ठीक है, क्लॉकवाइज। एरो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही इधर इधर आप देखेंगे कि ये ऐसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ बना दिया 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि सेंटर पे ये सर्कल जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, सेंटर पे क्या हो जाएगा? सेंटर पे बनेगा एक सीधा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसा। ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर।
ठीक है, सेंटर पे देखिए दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, है ना, सेंटर पे आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है, नेम ऑफ द रूल अप्लाइड, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, या आप मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल भी कह सकते हैं। ठीक है, हो गया इसका आंसर, है ना, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। और दो फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप डिपेंड्स। तो लूप अब ठीक है, ये तो स्ट्रेट कंडक्टर था। ठीक है, लूप के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पे डिपेंड करती है। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, किसी भी केस में, किसी भी टाइप के शेप ऑफ कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले डिपेंड करती है करंट पे, ज़्यादा करंट ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें भी जो पहला फैक्टर आएगा वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, दूसरा केस होता है लूप में नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आपने सिर्फ एक वायर ले लिया है तो उससे जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अब अगर आपने टर्न्स बढ़ा दिए हैं, है ना, तो ज़्यादा n नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स हम क्या लिख देंगे, करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स लिख देंगे। ठीक है, जिस पे डिपेंड करता है आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या ये 3 नंबर का खत्म। ओके, वन मोर क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स इज देयर, चलिए देखते हैं। इन आवर हाउस, अच्छा चलिए इस पे आने से पहले, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर और लूप का तो बात हो ही गया है, तो सोलेनॉइड की भी बात लगे हाथ कर ही लेते हैं, है ना। तो सोलेनॉइड आपको ध्यान रखना है, सोलेनॉइड कोई डिफाइन करने बोलेगा तो क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड डिफाइन करने अगर कोई बोलेगा तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, है ना, इंसुलेटेड कॉपर वायर मेड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि इट्स लेंथ शुड बी ग्रेटर देन द रेडियस, है ना, रेडियस के कंपैरिजन में लेंथ उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम इसे लॉन्ग सोलेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, ओके। फिर इसमें क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है, कि एक सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। ठीक है, सोलेनॉइड बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, मतलब कि इसके पास भी एक नॉर्थ और एक साउथ हो जाता है, नॉर्थ एंड साउथ। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बार मैग्नेट जैसे बनेंगे, है ना, इमर्जिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्जिंग इनटू साउथ। और इनसाइड द सोलेनॉइड क्या हो जाएगा, इनसाइड द सोलेनॉइड क्या हो जाएगा, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, इक्विडिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइंस इंडिकेटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये सब कीवर्ड्स हैं, इसीलिए मैं आपको स्ट्रेस दे दे के बोल रहा हूं। ठीक है, इंडिकेटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर, ओके, ये आपको ध्यान रखना है सोलेनॉइड के बारे में। फाइन, चलिए अब आते हैं 8th पे। In our houses, we receive AC electric power of 220 volt. In electric iron or electric heater cables having 3 wires with 3 colored insulation are used to draw current from the mains. चलिए अब 3 सवाल है। What are these 3 different wires called? Name them color wise. तो वो 3 different wires को क्या क्या कहते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, है ना। लाइव वायर का कलर क्या है, रेड कलर, न्यूट्रल वायर का कलर क्या है, ब्लैक कलर, और अर्थ वायर का कलर क्या है, ग्रीन कलर, है ना, वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आपको लाइव वायर, यहाँ पे लाइव वायर कौन सा कलर, रेड कलर। ठीक है, फिर आपका क्या है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर, और फिर आपका अर्थ वायर जो है वो है ग्रीन कलर। ठीक है, ये हो गया पहला सवाल। What is the potential difference between the red wire and black wire? ये एक अच्छा सवाल है। ठीक है, रेड और ब्लैक वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि पूरा 220 वोल्ट लाइव वायर यानी रेड वायर में होता है, और न्यूट्रल वायर मतलब ब्लैक कलर वायर उसका पोटेंशियल होता है 0। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 220 माइनस 0, 220 वोल्ट, ये ध्यान रखना। ठीक है, 220 वोल्ट इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है,
लाइव वायर का पोटेंशियल है 220 और ब्लैक वायर या न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल है 0, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ 220। व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रीन वायर? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, बार बार आता है ना। ग्रीन वायर मतलब कि अर्थ वायर। अर्थ वायर का खासियत क्या है, क्या उसका रोल है? तो आपने बार बार पढ़ा होगा कि अर्थ वायर इज यूज्ड एज अ सेफ्टी डिवाइस, है ना। इट इज कनेक्टेड टू द मेटालिक प्लेट ऑफ द अप्लायंसेस विच हैव मेटल बॉडीज। जिस भी अप्लायंस में मेटल बॉडीज हैं उनके मेटालिक प्लेट पे कनेक्टेड होता है ये, ठीक है। क्या काम आता है? इट हेल्प्स ड्यूरिंग द एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ करंट। अगर कभी भी एक्सीडेंटली करंट आ गया मेटल प्लेट में तो क्या करेगा? इट विल मेक अ पाथ कि पूरा का पूरा वो जो एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ करंट है वो कहाँ चले जाए? ग्राउंड में चले जाए, है ना। इसीलिए आप ये देखते होंगे कि जो मेटालिक अप्लायंसेस होते हैं उनमें ऐसे 3 पिन प्लग आते हैं, है ना। तो उसमें जो सेंटर वाला होता है वो थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है, वो मोटा होता है और बाहर निकला होता है। वही है आपका अर्थिंग के लिए वायर, कि वो पूरा कहाँ भेज देगा? अर्थ पे भेज देगा, ठीक है। अगर आपके पास ये आयरन है, मान लेते हैं ये आयरन है, ये केबल है और यहाँ पे 3 पिन प्लग है, ठीक है। तो अगर मेटल प्लेट पे करंट आया तो वो करंट सीधा यहाँ से पास होके कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड में, अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज देन कंप्लीट। आगे बढ़ा जाए। ओके, 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाउ दिस इज अ केस स्टडी, 4 नंबर का केस स्टडी है। A person allowed a narrow beam of white light from the sun to enter a dark room through a small aperture and placed a glass prism in its path in such a manner that the beam falls on the face AB of the prism as shown in the figure. Then a screen is placed on the other side facing AC. On turning the prism slowly, a beautiful band of colors is obtained on the screen. It is the spectrum of light. सब कुछ तो बता दिया इसमें, ठीक है। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है ना। उप्स, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। कौन सा है इंपॉर्टेंट वर्ड? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, है ना। अब क्या क्या सवाल पूछा है? पहला, नेम द फिनोमेना। 2 क्वेश्चन तो नहीं होगा मेरे ख्याल से इसमें, और आगे होगा, 4 मार्क का है तो। Name the phenomena due to which a prism splits the incident white light into a band of colors and state the reason of getting the bands. तो आपका फिनोमेना का नाम क्या है? डिस्पर्शन, है ना। डिस्पर्शन का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स व्हेन पासिंग थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, है ना। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, ध्यान रखिएगा, व्हाइट लाइट का 7 रंगों में स्प्लिट हो जाना। बहुत से बच्चे यहाँ स्कैटरिंग लिख देते हैं, स्प्लिटिंग, ठीक है। ब्रेकिंग वेकिंग वर्ड भी नहीं, एग्जैक्ट अच्छे वर्ड्स यूज कीजिए। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, है ना, व्हेन पास थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। रीजन ऑफ गेटिंग द बैंड्स ऑफ कलर्स में आप क्या बोलेंगे? बिकॉज एवरी कलर has a different speed and different wavelength and they bend differently. They have different speed and wavelength and they bend differently when passed through a prism, triangular prism. 2 नेसेसरी कंडीशन बताने हैं आपको रेनबो के बारे में, ठीक है। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है। ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है। 2 नेसेसरी कंडीशन रेनबो की होती है कि सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होने चाहिए, है ना, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि वही दे विल वर्क एज टाइनी प्रिज्म, वो ऐसा प्रिज्म जैसा काम करेंगे तभी तो विबग्योर बनेगा, ठीक है। सो दे शुड बी प्रेजेंट टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, पहला कंडीशन। दूसरा है सन शुड बी शाइनिंग एंड इट शुड बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर, है ना। इसको ध्यान से लिखना कि सन शुड बी शाइनिंग एंड शुड बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये 2 नेसेसरी कंडीशन है। चलिए मैं इसमें 2-4 बातें और यहाँ पे बता देता हूँ, ये करके यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये हो गया, और रेड यहाँ पे है क्या? रेड निकालते हैं, ये रेड होगा क्या? है, कलर ब्लाइंड तो नहीं हूँ मैं। ये हो गया रेड, ठीक है। तो कौन सबसे ज़्यादा बेंड करता है? सबसे ज़्यादा बेंड करता है वॉयलेट,
ठीक है, सबसे ज़्यादा बेंड करता है वॉयलेट और सबसे कम बेंड करता है रेड। ठीक है, ध्यान रखना है। एरोज अगेन बना दीजिए। ठीक है, ओके, क्लियर। सबसे ज़्यादा बेंड हो गया वॉयलेट, सबसे कम रेड बेंड होता है। इस पे मैं कुछ और बातें भी आपको बता देता हूँ, यहीं से चैप्टर 1 से रिलेट कर रहा हूँ मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोलें या फिर एन बोलें, जिससे भी आप डिनोट करते हैं, है ना, म्यू या एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस कलर के लिए सबसे ज़्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस कलर के लिए सबसे ज़्यादा होता है जिसकी बेंडिंग सबसे ज़्यादा है। वॉयलेट कलर अगर सबसे ज़्यादा बेंड हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर दिस कलर विल बी मैक्सिमम, है ना। और रेड के लिए क्योंकि उसका बेंडिंग सबसे कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर रेड कलर विल बी लीस्ट। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। जो सबसे ज़्यादा बेंड हो रहा है उस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा मैक्सिमम, जो सबसे कम बेंड हो रहा है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। हाँ, देखिए 2 क्वेश्चन और हैं, 2 क्वेश्चन और हैं हमारे पास यहाँ पे। चलिए, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड रे डायग्राम एंड एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट टू शो द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। है ना, स्पेक्ट्रम वापस से वाइट लाइट कैसे प्रोड्यूस कर देगा ये आपको बनाना है। तो ये आपको तो पता ही है ना, इजी है ये तो, शेप ही यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया एक प्रिज्म, और कैसे बनाया जाए इसे, ऐसे करने से बनेगा क्या, कोशिश किया जाए, इसे रोटेट कर देते हैं, नहीं हो रहा। हाँ, दिस इज 180 डिग्री। चलिए, ये बढ़िया से हो गया, स्मार्ट बोर्ड का यूज़ कर लिया है हमने। तो ये आया वाइट लाइट। ठीक है, यहाँ पे भी हम अच्छे से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे भाई, है ना, व्हेन यू हैव ऑप्शन, सो व्हाई नॉट। सो दिस इज स्ट्रेट लाइन। कलर चेंज कर देते हैं, कलर कौन सा ले लें, कलर ले लिया हमने पीला, है ना। तो हमने पीला लेके, ये क्या आ रहा है, पीला। चलिए, ये हुआ लाइट, ये बेंड हुआ। ठीक है, फिर थोड़ा और बेंड हुआ, ये ऐसा बेंड हुआ, थोड़ा और बेंड हुआ। अब यहाँ पे देखिए, ये ऐसे बेंड होगा और ये ऐसे बेंड होगा, और फिर ये कहाँ चले जाएंगे, ये वापस से वाइट लाइट में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नामकरण कर देता हूँ। ये था वाइट लाइट, ये और यहाँ पे फिर से वाइट लाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या, वॉयलेट रेड। ठीक है, फिर से यहाँ पे वही होगा और ये मिलके वाइट लाइट। तो ये आपका सी वाला आंसर है। ठीक है, और मैं पूछा है ड्रॉ लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो एंड मार्क लोकेशंस ऑफ डिस्पर्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड फाइनल रिफ्लेक्शन। ये भी बहुत बार आता है सवाल। चलिए, इसको भी अच्छे से फिगर बना के देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एक वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, ये हो गया वाटर ड्रॉपलेट। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये एक वाइट लाइट आ रही है, अगेन कलर चेंज किया जाए। ठीक है, सर्कल बनाते हैं, पानी है तो इससे बना दिया जाए नीले से। ठीक है, अब कौन सा कलर लें, सनलाइट आ रही है मान लेते हैं, तो येलो ले लिया हमने, ये आया कलर। अब यहीं पे सबसे पहला पार्ट क्या होगा, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन साथ में होंगे। तो ये हुआ रिफ्रैक्शन, साथ में हो गया डिस्पर्शन, है ना, साथ में हो गया डिस्पर्शन। ठीक है, थोड़ा मज़ा आए इसके लिए हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, है ना। फिर से हमने क्या क्या ले लिया, ये हमने ले लिया इधर वॉयलेट मान लेते हैं इसे, और इसको फिलहाल रेड मान लिया जाए। ठीक है, ये हो गया। अब
ये यहाँ से फिर अगला स्टेप होता है कि ये हुए इंटरनली रिफ्लेक्ट, ये हो गए इंटरनली रिफ्लेक्ट, ये इंटरनली हो गए यहाँ पे रिफ्लेक्ट, और फिर फाइनली ये इस तरह से क्या हो जाएंगे, लास्ट रिफ्रैक्ट। ठीक है, ये आपको फिगर बनाना है। ठीक है, और आपको मिल जाएंगे एकदम फुल नंबर। कब? जब आप इसमें एरोज बनाएंगे और कुछ कुछ मार्किंग करेंगे। तो कौन सा कलर? ग्रीन कलर। ये हुआ एक एरो, ये एरो, ये एरो, इधर इधर, एंड दिस। ठीक है, ओके। अब इसमें आपको क्या क्या बताना है? आपको क्या बोला है? मार्क लोकेशंस ऑफ डिस्पर्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड फाइनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए ये पूरा हिस्सा, यही पूरा हिस्सा क्या है? डिस्पर्शन का। तो आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो या यहाँ पे भी एरो बना के लिख सकते हो। ये हो गया आपका डिस्पर्शन। या आप एक काम कीजिएगा, इसको ऐसे नहीं, ऐसे कीजिएगा कि पोजीशन दे दीजिएगा A, दिस इज पोजीशन B एंड दिस इज पोजीशन C, और फिर लिख दीजिएगा कि A क्या है? A है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, A है डिस्पर्शन, B है इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर फाइनली C है फाइनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहीं पे मत लिख दीजिएगा, फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। इसके लिए कंडीशन हमने अभी पिछले आंसर में देख लिया, वाटर ड्रॉपलेट्स का होना ज़रूरी है और सन ऑब्जर्वर के पीछे होना ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर? चलिए, सो दिस इज डन। आते हैं 5 मार्क का लास्ट सवाल। ठीक है, वैसे आपके एग्जाम में ये और में आएगा, है ना। मैंने ऑप्शंस वगैरह नहीं रखे, हमें 25 मार्क का एक पेपर डिस्कस करना था, इस वजह से। ठीक है, ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और पेपर भी देखेंगे। ठीक है, या तो इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे या फिर एक और वीडियो पे कंटिन्यू कर लेंगे। चलिए, एक अच्छा सवाल है ये, मिरर फार्मूला या लेंस फार्मूला का होगा, देखते हैं किस लेंस के बारे में है। ठीक है, चलिए। A student focused the image of a candle flame on a white screen using a convex lens. He noted down the position of the candle, screen and the lens as under. ठीक है, पोजीशन ऑफ कैंडल ये दे दिया है, पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दे दिया है, पोजीशन ऑफ स्क्रीन दे दिया है। ठीक है, अब ये क्यों क्वेश्चन अच्छा है? ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको UV के बारे में नहीं बताया है ना। UV मतलब UV पाजी नहीं, है ना। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एंड इमेज का डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, वो आपको डायरेक्टली नहीं बताया गया है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ क्योंकि ये मिटाने का मन नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ से मैं इसे सॉल्व करता हूँ। चलिए तो फिगर इसका कुछ कैसा होगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम। तो एक कैंडल तो होगा भाई, तो सबसे पहले एक कैंडल बना दिया जाए, है ना। तो मान लेते हैं ये है कैंडल। ठीक है, दिस इज कैंडल। ठीक है, अब कैंडल के लिए ही क्या बना है? लेंस बना है, तो लेंस बना दिया जाए। तो ये बना दिया भाई लेंस। ठीक है, ये हो गया लेंस। और फिर क्योंकि लेंस है तो इसकी इमेज स्क्रीन पे बोल रही है, तो रियल इमेज, और रियल इमेज लेंस के केस में उस तरफ बनेगा, तो एक स्क्रीन चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक स्क्रीन बना दी। ठीक है, तो अब बोला गया है ही नोटेड डाउन द पोजीशन ऑफ कैंडल, पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड पोजीशन ऑफ स्क्रीन। अगर इसने ये सारी चीजें नोट की है, मतलब किसके रेस्पेक्ट में की होगी? मे बी अपने खुद के रेस्पेक्ट में नोट की गई हो, है ना। तो यहाँ पे हम बना देते हैं एक पर्सन। ठीक है, कौन है वो पर्सन? वो स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे है वो पर्सन, और इसने अपने रेस्पेक्ट में ये सारे डिस्टेंसेस मेजर किए। ठीक है, तो देखिए कैंडल कितने दूरी पर है उससे? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कॉन्वेक्स लेंस 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और स्क्रीन 88 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो देखिए इस वजह से ये क्वेश्चन था अच्छा। ठीक है, अब आप बोलेंगे अगर उससे लेंस की दूरी 50 है तो ऑब्जेक्ट से लेंस की दूरी कितनी हो गई? 50 माइनस 12, तो क्या आपको U मिल गया? है ना, आपको U मिल गया है। U की वैल्यू कितनी हो गई? 38 हो गई, है ना।
ऑब्वियसली साइन कन्वेंशन के साथ -38 होगी, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू मिल गई। वैसे ही देखिए आपको v की भी वैल्यू मिल गई है, 88 पूरी दूरी है, लेंस की दूरी 50 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, अगेन 38, और ये प्लस में 38 होगा। तो ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट 38 सेंटीमीटर पे है, इमेज भी 38 सेंटीमीटर पे है। कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा कब होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, है ना, तो इमेज भी बन रहा होता है उधर 2f पे, है ना, ठीक है, यहाँ पे 2f1 है तो उधर 2f2 पे इमेज बन रहा होता है। तो क्या यहाँ से मैं अपना पहला आंसर तुरंत बता पाऊंगा, बिल्कुल बता दूंगा, है ना। फोकल लेंथ कितना होगा, 2f की वैल्यू 38 हो गई है, तो 38/2 कितना आ जाएगा, 19। और अगर आपको ध्यान हो, मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बोला था, कॉन्वेक्स वर्ड बोल दिया है, इसका मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो ये प्लस में आंसर आएगा 19 सेंटीमीटर। पूछ रहा है आगे, वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड इफ ही शिफ्ट्स द कैंडल टूवर्ड्स द लेंस एट अ पोजिशन ऑफ 31 सेंटीमीटर, एट अ पोजिशन ऑफ 31 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को या कैंडल को कहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, 31 सेंटीमीटर, किससे, वही पर्सन से 31 सेंटीमीटर, पर्सन से 31, तो अगेन फिर से आपका नया u क्या आएगा, तो आप बोलोगे u निकालना पड़ेगा 50 में से 31 माइनस करके, और 50 में से 31 माइनस होगा तो क्या आएगा, क्या 19 सेंटीमीटर आएगा, 19 सेंटीमीटर आएगा, है ना, बिल्कुल आएगा। 19 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि आपने कैंडल को खिसका खिसका के कहाँ पहुंचा दिया है, F1 पे पहुंचा दिया है ना, फोकस पे पहुंचा दिया, प्रिंसिपल फोकस पे। तो अगर ऑब्जेक्ट को आपने प्रिंसिपल फोकस पे पहुंचा दिया है, तो लेंस के केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज कहाँ बन रहा होगा, इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट पे, तो वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड, इन्फिनिटी। ये इसका आंसर हो गया, है ना, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखिए, What will be the nature of image formed if he further shifts the candle towards the lens? अब अगर वो 19 सेंटीमीटर से और आगे बढ़ाते चल जाए, ठीक है, मतलब लेंस के और पास आ जाए, क्या इसका मतलब है नाउ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, ऑप्टिकल सेंटर, है ना, और F1 के बीच में कहीं है ऑब्जेक्ट। अब तो ऐसे केस में नेचर क्या हो जाता है, फिर अब आपको इमेज स्क्रीन पे नहीं मिलेगा, अब इमेज इस तरफ आ जाएगा, और इस तरफ इमेज आने का मतलब है नाउ इट इज वर्चुअल, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस में जब वर्चुअल बनता है तो इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ठीक है। तो नेचर में आप लिखेंगे वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ठीक है। मान लीजिए आपको ये नहीं याद आया ना, तो आपसे वर्चुअल एंड इरेक्ट लिखिएगा, क्योंकि ये दो वर्ड हमेशा साथ में आते हैं। आपको मैग्नीफाइड अगर नहीं भी याद आया तो भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना गलत मत लिख के आना, इसलिए जितना पता है वो सही लिखना है, गलत गलत नहीं लिख देना है, ठीक है। ओके, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड। लास्ट में पूछा है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, यही वाला केस आपको रे डायग्राम बनाना है, तो ये तो बुक का सवाल है ना, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, आपको पता है कि यहाँ से एक लाइट जाएगी, ये पीछे आएगा इस तरफ, लेकिन इससे रिलेटेड मैं एक चीज़ ज़रूर बता दे रहा हूँ मिरर का केस में, ठीक है, वो थोड़ा ज़रूरी बात है, ठीक है, वो मैं बता दे रहा हूँ। उसके साथ ये वाला पेपर ख़त्म करते हैं, ठीक है, कि अगर आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, अगर आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, दिस इज पोल, फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसमें दो ही केस बनते हैं। कॉन्वेक्स मिरर है अगर आपके पास, उसमें दो ही केस बनते हैं। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो इमेज बनता है कहाँ, फोकस पे। ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, तो इमेज बनेगा कहाँ, फोकस पे, ठीक है। दूसरा केस होता है ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी से लेके पोल तक, कहीं पे भी है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन्फिनिटी से पोल के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी है। याद रखना है अब आपको ये कि इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगा, कभी इसको क्रॉस नहीं कर सकता, वो हमेशा P और F के बीच में रहेगा, ठीक है। अब क्यों ये मैं बता रहा हूँ, कैसा कंफ्यूजन होता है बच्चों को,
मान लीजिए एक क्वेश्चन आया, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर पे, बताइए इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, और आपको सिर्फ वर्ड्स में कुछ चीज़ें लिखनी है ना, सॉल्व नहीं करना है, मान लेते हैं ऐसा है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो शायद सही से निकल जाए। ठीक है, मान लेते हैं वर्ड्स में कुछ पूछा है। ठीक है, तो जनरली बच्चों का दिमाग क्या लगता है, 10 है, यहाँ 20 है, डबल है ना, तो उनको लगता है अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो कॉनकेव मिरर से कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कॉनकेव मिरर से कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर गलत गलत लिख के आ जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ ऐसे ही दिया है, आपको पता होना चाहिए इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, इमेज तो P और F के बीच में ही बनेगा, मतलब लेस देन 10 सेंटीमीटर पे इमेज बन जाएगा, V की वैल्यू लेस देन 10 सेंटीमीटर होगी। चलिए ओके, दैट्स इट, ये वाला पेपर यहाँ ख़त्म करते हैं, अगला पेपर फिर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।